हमारे देश या दुनिया में मैंने ये एज एन एक्टर ये रिसर्च की है कि बहुत लगभग 70% पीपल वो पूरी जिंदगी में अपना आउटस्कर्ट देख देख के जीवन निकल जाता है कि मेरी हाइट इतनी है, मेरी आँख कैसी लगती है, मैं बाहर से सुंदर कैसा दिखता हूँ। कोख के अंदर का सिम्टम्स जो होता है वो सिर्फ माँ समझ सकती है या वो नेचर समझ सकती है। उसको विज्ञान भी नहीं समझ पाया कि कैसे पसलियाँ बन जाती हैं, कैसे आपके बाल आ जाते हैं, कैसे आपके नाखून आ जाते हैं, आपके उंगलियाँ कैसे बन जाती हैं, हार्ट कैसे बीट चलने लगती है। ये करिश्मा तो आज तक कोई डिसाइड ही नहीं कर पाया। आर्टिस्ट ਦੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਿਨ ਦੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਕੂਨ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ? अपने आप के साथ 2-4 घंटे जब बैठने का मौका मिल जाता है अकेले में, वो मेरा सबसे अच्छा पल होता है। और मेरा सबसे अच्छा कोई मित्र है आज की डेट में तो राजपाल का मित्र राजपाल है। तो दुनिया खूबसूरत है, हर आदमी खूबसूरत है, चींटी भी खूबसूरत है। जिसको हमने जन्म नहीं दिया, 84 लाख योनियां हैं, वो सब खूबसूरत ही हैं। हाथी और चींटी कैसे तुलना करोगे? चींटी सुंदर नहीं, हाथी सुंदर है। अब जब आपको मौत से डरना है, सब कोई डरता है मौत से, लेकिन मौत से डर के फायदा भी क्या है? क्योंकि मौत तो आनी है। तो जब तक मौत नहीं है तब तो फिर जिंदगी जी भर के निभानी है खूब अच्छे से। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕੌਣ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? कि जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय, और अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन। अब अपन एक जीवन में इंटरव्यू कर रहे हैं एक दूसरे को, तो मुझे पल पल जीना अच्छा लगता है, पल में, हर पल में। नेहा से पूछा तुम्हारा सपना क्या है नेहा? तो बोले इतना बड़ा, जहां तक अपने हाथ फैले। और बोले अगर कुछ नहीं हुआ तो बोले ये प्रयास था, खुली आंखों से देखा था, घट गया तो हकीकत है, और नहीं घटा तो इसमें सपने में जीने का भी एक मजा है, और सुकून तो इतने में है। मैं ना पंजाबी सिनेमा को हिंजाबी सिनेमा हमेशा सोचता हूँ। हिंजाबी। अच्छा, वो क्यों? तो बाहर जाते हैं क्योंकि अपन पंजाब है ना, मैं प्राउड जब बाहर फील करते हैं कि पंजाब का जो म्यूजिक है ना, वो विश्व के जो पावरफुल म्यूजिक प्रेजेंटेशंस हैं जी, जिसमें पंजाब अकेला टक्कर देता है बाहर वाले, चाहे साउथ अफ्रीकन म्यूजिक हो या आपने देखो जितने रैप हो, जितने भी अलग अलग तरीके के, तो एक तो पंजाब की हर गली में एक बढ़िया सा म्यूजिक रहता है। ये फिल्म का मीनिंग ही है, जैसे एक फिल्म मैंने की थी मैं मेरी पत्नी और वो। फिल्म वॉज इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ ए कॉमन मैन, कि छोटा हस्बैंड लंबी वाइफ, उसको कॉम्प्लेक्स है। एक जीवन में जैसे 9 रस होते हैं ना नेहा, तो 9 नहीं 36 इमोशन होते हैं, 9 चौक 36, हर रस के 4 डायमेंशन होते हैं। अपने समाज में 70% लोग हैं जो अपने घर में ही अपने बच्चों का एक अजीब सा नाम दे देते हैं, हमारे ही घर में, हमारे रिश्तेदारों में। अब उसका थोड़ा सा अपने यहाँ का श्यामल कलर है, अब उसको मेरी बहन उसको कल्लो इधर आ, ये कल्लो इधर आ। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये कौन है। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਫੇਵਰਿਟ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ?
हंगामा करने के लिए एक डायलॉग मिला था, मारो मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर के घंटा कोई भी आके बजा जाता है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੜਕਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਹਾ ਮਨਹਾਸ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 3 ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੌ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਤਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ 105.2 ਇੰਚ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇ ਸ਼ੇਡ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨੇਹਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹੈਂਡਸਮ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਕੈਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜਾਂ ਜੁਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ नहीं ਹੁੰਦਾ। सो मैंने नहीं लगता ये गलतफहमी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता है ये गलतफहमी है? ये एक्चुअली देखा जाए तो अफर्मेशन है ये, और ये गलतफहमियां हैं, ऐसी गलतफहमियां हैं जिसमें सामने वाले का किसी का नुकसान नहीं है। सही बात। और अगर ये अपने अंदर गलतफहमियां मान के इनको जीने लगो तो बिलीव करो, फिर हमारे देश या दुनिया में मैंने ये एज एन एक्टर ये रिसर्च की है कि बहुत लगभग 70% पीपल वो पूरी ज़िंदगी में अपना आउटस्कर्ट देख देख के जीवन निकल जाता है कि मेरी हाइट इतनी है, मेरी आँख कैसी लगती है, मैं बाहर से सुंदर कैसा दिखता हूँ, या फिर मैं बदसूरत क्यों दिखता हूँ, या मैं छोटा क्यों दिखता हूँ, या मैं लंबा क्यों दिखता हूँ, फिर मैं पतला क्यों दिखता हूँ, मैं मोटा क्यों दिखता हूँ, या कोई भी दिखती हूँ। हम लोग सब इसमें इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। और नेहा इसमें ना कुछ नहीं बदलता है। अगर आपका आउटस्कर्ट्स जैसा भी दिखता है ये मैटर नहीं करता है। इंटरनल चिट्ठी कैसी लिखते हो आप, वही मैटर करती है। और इंटरनल लिफाफा बाहर से बहुत सोना दिखता है, अंदर जब उसको लिफाफे को फाड़ो तो अंदर फिर 4 पन्ने का लेटर दिखता है, और उसमें फिर नीली स्याही दिखती है, या उसमें इमोशन होते हैं, उसमें प्रमोशन होते हैं, उसमें फ्रस्ट्रेशन होते हैं, उसमें डिप्रेशन होते हैं, पता नहीं कितने कितने मतलब जितने भी आप अलग अलग कोई जालो इमोशंस। कभी नेगेटिव इमोशन के शिकार हो जाते हैं तो आप डिप्रेशन आने लगता है, कभी पॉजिटिव इमोशन के शिकार आप होते हो तो आपको फिर नुकसान नहीं होता, आगे आगे मतलब 100% बढ़ने की कोशिश करता है। तो आपकी बॉडी में आपके अंदर नेगेटिव चीज़ें हैं, आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ें हैं। आपको कौन सी पटरी पे बैठना अच्छा लगता है आपको डिसाइड करना है नेहा। दोनों चीज़ें हैं, बिल्कुल पैरेलल चलती हैं कि डिसीजन साडा है। यस, दोनों पटरियों पे संघर्ष है जी बिल्कुल। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं सुंदर दिखता हूँ तो सुंदर कहना बड़ा मुश्किल होता है, अपने आप को मानना बहुत कठिन होता है कि मैं सुंदर हूँ। इस दुनिया में कौन डिसाइड करेगा कि सुंदरता किसको कहते हैं। जल जंगल ज़मीन पहाड़ी पर्यावरण पेड़ दिखते हैं, नेचुरल ब्यूटी दिखती है, उसमें जो आपके दिल को अच्छी लगती है आप बोलते हो बहुत बढ़िया फूल हैं, बहुत सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। क्योंकि वहाँ पे कोई लिखाई नहीं होती, आपकी आंखें होती हैं और सामने जो है सीनरी होती है, उसमें नेहा को कुछ अच्छा लगता है, राजपाल को कुछ अच्छा लगता है, लेकिन सबकी आज़ादी है। ये भगवान ने लिख के भेजा
कि जो शॉर्ट हाइट होगा वो बदसूरत होगा, जो लंबी हाइट का होगा वो सुंदर होगा। ये मैंने किसी वेद में नहीं पढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई आदमी कलर को लेके बोलता है, कोई आदमी किसी को लेके बोलता है। ये मुझे हमेशा ये लगता है ना, तो नेचर ने डिसाइड किया कि हैंडसम किसको कहते हैं और बदसूरत किसको कहते हैं। लेकिन एक चीज तो है कि हो सकता है कि हमारे जितने भगवान हैं सब श्याम वर्ण हैं, तो मुझे लगता है कि प्रकृति का जो कलर है, जब सब कलरों को मिक्स करते हैं तो हल्का हल्का थोड़ा डीप कलर में बदलता है, तो वो एक अलग विधि है। ये लेखनी जिसने जन्म लिया उसने ही लिखा ना कि ये सुंदर है ये बदसूरत है। तो जिसने जन्म लिया है वो कैसे डिसाइड कर सकता है कि सुंदर कौन है बदसूरत कौन है। बिल्कुल। ये ऊपर जब आज तक विज्ञान भी नहीं पता चल पाया, विज्ञान भी पता नहीं कर पाया कि चाहे अमेरिका की माँ की कोख हो, चाहे इंडिया की एक मदर की कोख हो, कोख झोपड़ी में रहती है या कोख महलों में रहती है, कोख के अंदर का सिम्टम्स जो होता है वो सिर्फ माँ समझ सकती है या वो नेचर समझ सकती है। उसको विज्ञान भी नहीं समझ पाया कि कैसे पसलियाँ बन जाती हैं, कैसे आपके बाल आ जाते हैं, कैसे आपके नाखून आ जाते हैं, आपके अंग उंगलियां कैसे बन जाती हैं, हार्ट कैसे बीट चलने लगती है। ये करिश्मा तो आज तक कोई डिसाइड ही नहीं कर पाया कि कब कैसे हो जाता है। ये बस विज्ञान इतना बड़ा है, इतना मशीनी युग है, कलयुग मतलब कला का युग, मशीनों का युग जी। तो मुझे लगता है कि मुझे विश्वास हो जाएगा कि हम रोज दाल चावल रोटी सब्जी अपने अपने तरीके का खाना खाते हैं। उस खाने को आप दिन भर एक उसमें डाल के और दिन भर उसको फेंटिए, 4 मशीनें लगा दीजिए, ब्लड अलग कर दीजिए, पानी अलग कर दीजिए, मल अलग कर दीजिए, कैसे हो जाएगा? ये कौन सी मशीन है इसके अंदर कि हम पानी बॉडी को पानी मिल जाता है, ब्लड जो चाहिए ब्लड मिल जाता है, और जो नहीं चाहिए होता है वो नेचुरल कॉल के थ्रू निकल जाता है। तो मुझे ये लगता है कि जिस आदमी ने जन्म लिया है वो नहीं डिसाइड कर सकता कि हु इज ब्यूटीफुल या हु इज हैंडसम। बट खुद ਨੂੰ पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। 100% पॉजिटिव ही रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन की आपाधापी में आज विश्व में हर जगह फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, बहुत संघर्ष हैं। बिकॉज अभी बोलते ना सब मशीनी युग हो गया। हमें अपने गांव की गली के लिए भी वो जीपीएस लगाना पड़ता है। तो हर जगह अब जीपीएस से चलना है। तो जब मशीन आपको चला रही है और मशीन आपको बिठा रही है, मशीन आपका टाइम टेबल बना रही है, मशीन ही आपकी सुबह से लेकर शाम तक रूटीन बना रही है। बिल्कुल। तो जब सब कुछ मशीन कर रही है तो आपका क्या एफर्ट है? आप बताइए ना। बल्ब बन चुका है, हवाई जहाज बन चुका है, सड़कें बन चुकी, सोफा सेट बन चुके हैं, मशीनें बन चुकी हैं। पहले हम लोग रेडियो से जो मज़े लेते थे वो आज आपके आमने सामने बैठ के हम लोग चलचित्र के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से, सब कुछ तो बना हुआ है। हमने कुछ भी तो एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कोई हमने प्रयोग नहीं किया, और हम ठेका लेके बैठे हैं कि आई एम दिस, हु आर यू टू डिसाइड। बिल्कुल। तो जब तक आपके कर्म सुकर्म में, मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसे विवेकानंद जी ने जो स्पीच दे दी, उन्होंने अपने देश को जिस तरीके से परिभाषित कर दिया, तो मुझे लगता है कि उन लाइनों से बड़ी लाइन क्या हो सकती है हमारे कंट्री के लिए अच्छे में। कलाम साहब ने वो मिसाइल मैन बन गए। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि सुंदरता किसको देखी जाए। एक कोई भी नहीं मिल रहा था समझ सकता। हाँ, कोई भी नहीं, कोई भी आदमी। अब टेक फॉर एग्जांपल चार्ली चैपलिन। पूरे विश्व के हर आदमी ने, जब आज हम सिनेमा में कहते हैं कि हमें ब्यूटीफुल कपड़े चाहिए, हमें ब्यूटीफुल सीनरी चाहिए, हमें ब्यूटीफुल ये चाहिए, हमें सब लार्जर देन लाइफ चाहिए, तो आज से कितने साल पहले
जब लाइटिंग बोलते ना कि वो डालडा घी के डिब्बों का घी खत्म हो जाता था, फिर उनमें तार डाल के उल्टी तरफ उनको फिर उल्टा उन्हें लटका के जगाते फिर सी, उनकी बिल्कुल। लाइटिंग करते थे। जब उस समय द ग्रेट डिक्टेटर बन गई, उस समय मुगले आजम बन गई, तो अभी मैं कौन सी ऐसी लाइटिंग कर रहा हूं जो हमारा भारतीय सिनेमा पूरी दुनिया को नहीं दिखा चुका है मुगले आजम के माध्यम से। कितना कोई एक शॉट बताओ जो मुगले आजम को बीट कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कॉपी करने में अकल लगाने की बजाय हम नकल करते हैं और श्रेय हम लेने लगते हैं, क्योंकि आई हैव डन दिस। ब्रो, नथिंग, वी आर ऑलरेडी कॉपिंग। और हमें अपने आप को, जो हमें सीखने को मिला है या जो हमें हमारे उसमें मिला है, वो सोचो, एक टोपी, एक कोट पैंट, एक जूता, बिल्कुल। और कितनी फिल्में कर गया। मूक फिल्म, ये फिल्म, वो फिल्म, और ऑडियंस को उस वो एक ऐसा एंटरटेनिंग साइंटिस्ट थे, उसके क्राफ्ट के स्टूडेंट थे, जिन्होंने मतलब ऑडियंस को रिमोट की तरह कि जब मुस्कुराना है तो आप मुस्कुराओगे, जब उनके पैथोज में तो आपके आंसू निकले बगैर ना रहें, और अगर वो कॉमेडी कर रहे हैं तो फिर आप, अगर उनको हंसाना है तो आप चाहे कितने भी दुख में हो और आप हंसे बिना। और लास्ट में कहता क्या है कि मेरा दुख अगर लोगों के लिए मनोरंजन और सुख बने तो मुझे मंजूर, लेकिन मेरा सुख लोगों के लिए अगर किसी भी किचन के लिए दुख बन जाए तो वो मनोरंजन मुझे मंजूर नहीं। तो हम लोग आज की डेट में हम अपनी विरासत को नहीं ढो पा रहे हैं, अपने आप को फर्जी बनाने के चक्कर में। आर्टिस्ट ਦੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਿਨ ਦੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਕੂਨ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ, ਉਹ ਸਕੂਨ ਹੈ कि किसी और चीज़ का सुकून है? मुझे अच्छा अभिनय करके सुकून मिलता है, और अपने आप के साथ 2-4 घंटे जब बैठने का मौका मिल जाता है अकेले में, वो मेरा सबसे अच्छा पल होता है। और मेरा सबसे अच्छा कोई मित्र है आज की डेट में तो राजपाल का मित्र राजपाल है। अपने आप दे मित्र, अपने आप है। अपने आप तो बड़ा कोई मित्र नहीं होता। मित्र नहीं हो सकता कोई भी। वो रिश्ते हो सकते हैं, नाते हो सकते हैं, परिवार हो सकता है, समाज हो सकता है, पड़ोस हो सकता है, अलग अलग सर्व समाज हैं। और मैं इसमें बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि जो जिस खानदान में पैदा हुआ वो उसका प्राउड है। जे टेक फॉर एग्जाम्पल, नेहा, एक पेड़ लगा है, अगर वो पेड़ को ऐसे देखो तो वो दुनिया है, उसमें एक एक पत्ता है, वो एक एक वैरायटी है, उस पत्ते उसमें एक एक ब्रांच है, उसमें नीचे कौवा बैठा, इधर कबूतर बैठा, उधर कोई दूसरी चील बैठी, कोई नीचे वो कोई बैठा, लगभग दिन में 20 तरीके की चिड़ियाँ बैठी होती हैं। लेकिन जैसे सूरज अस्त होने वाला होता है, सब चिड़ियों को पता होता है कि मुझे अपने कबीले में जाना है, उसको अपने कबीले में जाना है, उसको अपने कबीले में जाना है। मैंने कभी दोस्ती में भी नहीं देखा कि कौवा और कबूतर दोनों एक साथ सो रहे हों, क्योंकि दोस्ती भी उनकी दिन भर रोटी कपड़ा और मकान की होती है। आई थिंक मैं वर्ल्ड को ऐसे लेता हूँ कि हम लोग सुबह उठते हैं, सब लोग जाके दिन भर अपन जीवन की आपाधापी में, और शाम को सब अपने अपने कबीले में, जो ऊपर वाले ने जिस जगह आपको जन्म दिया या जहाँ आपको कर्म दिया, अपन उसमें चले जाते हैं। लाइफ का इससे ज़्यादा मैं सच और जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि आप खुद देख लो, अगर आपको हमें अंत नहीं देखना है तो फिर सब कुछ भी कर सकते हैं अपन। लेकिन सबको पता है कोई 100 साल जिएगा, कोई 125 साल जिएगा, कोई बहुत 150 साल भी जिएगा, और कोई अल्पायु में नहीं रहता है। लेकिन ये मिस्ट्री किसी को नहीं पता है कि अगर आप 10 लाख करोड़ कमा लें या आप 10,000 रुपये कमाएं, अंतिम यात्रा किसी के लिए स्पेशल नहीं बनी है।
हाँ, वो ये है कि किसी के साथ 20,000 लोग हो जाते हैं, किसी के साथ 200 लोग होते हैं, लेकिन दो ही साधन हैं, या आप ज़मीन में दफनाए जाओगे, बिल्कुल, ये या पिता फिर दे आप किसी मशीन में या फिर लकड़ियों में जलाए जाओगे। बिल्कुल। और ये जब यही अंत है तो दुनिया खूबसूरत है, हर आदमी खूबसूरत है, चींटी भी खूबसूरत है, जिसको हमने जन्म नहीं दिया 84 लाख योनियां हैं, वो सब खूबसूरत ही हैं। हाथी और चींटी कैसे तुलना करोगे? चींटी सुंदर नहीं, हाथी सुंदर है। हो ही नहीं अपनी सकती, अपनी अपनी जगह। ब्यूटी है, बिल्कुल। मैं इस चीज के लिए, इसलिए मैं मजाक में बोलता हूं कि मैं 105 फीट 2 इंच का हूं, तो मुझे ये लगता है कि मेरी माँ ने आशीर्वाद दिया कि हमारा बेटा 100 फीट का है। हर माँ बोलती है अपने बचपन में, आप देखो मेरा बेटा बहुत मतलब सुंदर है, और हाँ, बहुत बिल्कुल। सुंदर है, मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत मेरा दीर्घायु है। हर माँ के आशीर्वाद को अगर बचपन से गंभीरता से लेना शुरू कर दिया तो आपसे अच्छा कोई सुंदर पैदा नहीं हुआ, आपसे बढ़िया कोई मिशनरी नहीं हुआ, आपसे अच्छा कोई विजनरी नहीं हुआ। मैं अपनी माँ के उन शब्दों को, अगर जब कुछ सच ही नहीं है तो फिर जिसने जन्म दिया वो तो सच है, तो मैं उसको प्रणाम करके और उतना ही लाइफ को गंभीरता से लेता हूँ। लेकिन विश्वास करिए, सरलता से लेता हूँ। लेकिन कोई बोले कि लाइफ से आपको मोह है, मोह, मजा बहुत है, मोह बहुत है, लेकिन मोह के साथ मुझे मालूम है कि माया कितनी भी रहे, अंत सबका सेम है। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਹੈ ਨਾ? ਪਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ? मुझसे मैंने पूछा कि आपको कैसे, तो वो हमेशा बोलते थे कि जब आपकी आत्मा परमात्मा के साथ है तो फिर हिम्मत है, निडरता है, कोई भय नहीं है। और अगर आपको खुद बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है कि आपके ऊपर कोई है, तो समझ लिए फिर आपके अंदर डर भी है, आपके अंदर जो भी जितनी भी कमियां हो सकती हैं, क्योंकि आप मान के बैठे हो आप सब कुछ हो। आपकी जो है यात्रा में आपके लोग आपको बचा लेंगे, आपकी गन आपको बचा लेगी, आपका जो जो हमने आज की डेट में तय वो आपको बचा लेगा, ये सच नहीं है। बचाने वाला जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। और जब तक आप मरे नहीं हो तब तक आप दो चीज़ों में, या तो आप डरे हो या डरे नहीं हो। अब जब आपको मौत से डरना है, सब कोई डरता है मौत से, लेकिन मौत से डर के फायदा भी क्या है? क्योंकि मौत तो आनी है। तो जब तक मौत नहीं है तब तो फिर जिंदगी जी भर के निभानी है खूब अच्छे से। तो चाहे खेल हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, अच्छी पॉजिटिव पेंटिंग बनानी है, पॉजिटिव व्यवहार बनाना है, पॉजिटिव व्यापार बनाना है। और बोलते ना कि हमारे तो देश की संस्कृति है कि हम लोग अलग अलग सूबों में रहते हैं, अलग अलग भाषाओं में जीते हैं, लेकिन कहीं भी बाहर जाओ तो हम बोलते हैं कि हमारी सबसे अगर सोनी मिट्टी है तो हमारे भारतवर्ष की है। तो हम मिट्टी को पूजते हैं। अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग कुनबों के, अलग अलग कबीलों के लोग, लेकिन जब देश की बात होती है तो पूरा देश एक होता है। जब स्टेट की बात होती है तो अपने अपने स्टेट के होते हैं, और जब अपने पिंड की बात हो तो अपने अपने पिंड के होते हैं। और जो पिंड में भी मोहल्ले बढ़ जाए तो आधा मोहल्ला इधर होता है, आधा मोहल्ला इधर होता है। और फिर पड़ोसियों में आ जाओ तो पता लगा 2 पड़ोसी आपको मिल गए, 2 पड़ोसी सामने वाले को मिल गए। और फिर घर में आ जाओ तो पता लगा बहन उसकी भाई के साथ हो गई, वो भाई मदर के साथ हो गया उनमें। तो यही ज़िंदगी है और यही संघर्ष है, और ये चलना भी है। चाहे कितनी भी मेहनत करो, इसको आप मिटा नहीं सकते, क्योंकि आप विरासत में लेके चलते हो और ये आपकी अंतिम सांस तक आपके साथ रहता है। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਲੌਗਸ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ YouTube ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ
ਚਾਹੇ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਕੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕੌਣ ਐਂਟਰਟੇਨ करता है सब तो ज़्यादा? राजपाल यादव। अपने आप? यस यस। मैं देखिए, मेरी गलतफहमियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं पंजाब आता हूँ तो मुझे लगता है मेरा साडा पंजाब है। अच्छा। जब मैं आता हूँ दूसरी जगह जाता हूँ तो मुझे लगता है ये मेरा मेरे 36 स्टेट हैं जो भारत में, 7 समंदर हैं, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें, जैसे 7 समंदर में अगर आप छोटी सी, मैं आपका 1 मिनट का टाइम लूँगा कि 87% पे किसी का कब्जा नहीं है। 71% पानी है जो खारा पानी है, जिसमें अतिक्रमण होता है, जब उसको लगता है अंगड़ाई लेता है, सब बराबर कर लेता है, राइट। फिर उसके बाद में जो बोलते हैं कि जितनी जल जंगल ऊसर बंजर रेतीली जिस पे जीवन नहीं है, वो शायद 12-13% ज़मीन है। तो इतना क्या हो गया, 84-85%। फिर इसमें मीठा पानी जो होता है, जो अपना पीने वाला होता है, फिर उसमें जो कृत्रिम फैक्ट्रियां बनती हैं, ये सब कुछ करते करते जहाँ पे जीवन थोड़ा दूर रखा जाता है, ये कुछ 87% हो जाता है। 13% बचा, जिसमें जनता भी 13% में 1.3% पर रहती है। कि जैसे आपके 2 लाख एकड़ ज़मीन है तो आप रहते कितने हो, 20,000 स्क्वायर फीट में, ऐसा मतलब। तो ऐसे करके उसी में लड़ाई चल रही, इंसानों में जिनमें दिमाग हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये वो, तू उधर रहे, तू उधर रहे, तू उधर रहे, और उसमें वो आपस में लड़ते मरते भी हैं और चले जाते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि जो 87 पे है ना, जल पे, जल जिसके हाथ में आ गया वो उसने पी लिया, जो पानी, ये अग्नि जिसने डाली वो उसने अपनी बॉडी को वो कर ली, या जिसने। तो मुझे क्या लगता है कि 87% में जिसमें अच्छी हवा है, अच्छा वातावरण है, और ये 800 करोड़ लोग हों या 1000 करोड़ हैं, ये सबका है, तो मैं उसमें एंजॉय करने लगता हूँ। और 13% मुझे लगता है कि भगवान करे खूब शांति रहे, सब मिल के रहें, जाना सबको है, बस इससे ज़्यादा मैं लाइफ को लोड नहीं लेता हूँ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2-3 दिन पहले, कि कैसी लग रही है ये शर्ट, सुंदर लग रही है। एक कितों इंस्टेंट आते हैं कैप्शन सारे? ऐसे ही करता रहता हूँ। एक जैसे बड़ा अच्छी, अब कि जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय, और अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन। अब अपन एक जीवन में इंटरव्यू कर रहे हैं एक दूसरे को, तो मुझे पल पल जीना अच्छा लगता है, पल में, हर पल में। अभी हाँ, प्रेजेंट में मुझे, मैंने बहुत पास्ट के बारे में, क्योंकि बोलते हैं ना, बचपन टू 55 के बीच में बहुत सारी ऐसी ऐसी घटनाएं देखी। अभी आगे कौन क्या जीवन देखना है वो पता नहीं है, तो आगे का जीवन देखना है, उसकी प्लानिंग तो 100, मिशन विजन तो होना ही चाहिए, पास्ट को भी याद रखना चाहिए, लेकिन प्रेजेंस प्रेजेंट में होनी चाहिए। और ज़्यादातर हम सब लोग आज, मतलब हम लोग इधर होते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ जीवन की आपाधापी में हम प्रेजेंट नहीं जी पाते, इंजॉय नहीं कर पाते हैं। और प्रेजेंट जब इंजॉय नहीं कर पाते हैं तो हमारा पास्ट भी निकल गया, फ्यूचर भी आ जाएगा, लेकिन प्रेजेंट समझ नहीं पाओगे। तो जीवन में जब आखिरी समय पूछो, अपने आप से पूछोगे कि व्हाट वाज योर प्रेजेंस, तो आप शायद अपने आप को जवाब नहीं दे पाओगे कि आप प्रेजेंट कहाँ पे थे, आपकी उस, बोलते ना, पेशगी प्रेजेंस कैसी थी। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि चाहे किन्हीं भी स्थितियों में हूँ, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड वहीं पे रहे, मिशन ज़रूर आगे का रहे, 100% मिशन है, विज़न है, अचीवमेंट करेंगे, जो अचीव मिल गया, जो बोलते हैं जो हकीकत में बदल गया, उसके लिए बहुत बहुत देश दुनिया का, ईश्वर का धन्यवाद। और जो मिलना है उसके लिए लगातार ये बोलते हैं ना, एंटरटेनमेंट इन प्रोग्रेस, काम चालू है। लेकिन कि सपना देखा, नेहा से पूछा तुम्हारा सपना क्या है नेहा, तो बोले इतना बड़ा, जहां तक अपने हाथ फैले, और बोले अगर कुछ नहीं हुआ तो बोले ये प्रयास था,
खुली आंखों से देखा था, घट गया तो हकीकत है, और नहीं घटा तो इसमें सपने में जीने का भी एक मज़ा है, और सुकून तो इतने में है कि मतलब बस जो मिला वो उसके लिए वाह बाबा जय जयकार है। एक हाफ सेंचुरी में 500 जीवन जीने का मौका मिल गया। मैं बचपन से लेके हाफ सेंचुरी तक जितना वजन है उतना धन्यवाद बोलूं तो भी कम पड़ेगा, कि मैं खुद अपने आप का गवाह हूं कि मैंने क्या क्या करिश्माई चमत्कार अपने जीवन में होते हुए देखे। तो जो बोलते हैं कि पेड़ खड़ा होता है, पेड़ जब बड़ा होता है दीमक पेड़ में लगनी तय है, लेकिन दीमक का काम है लगना और पेड़ का काम है अपना चोला बदल के अपना फिर पत्ते झाड़ के और फिर लहराना। मैं उस बीज में विश्वास करता हूँ कि बीज डालो, श्रद्धा ये होनी चाहिए जैसे हमारे किसान की होती है कि उसने इतना बढ़िया से खेती बाड़ी की, उसने अच्छे से खेत सजाया, अब उसमें धान की रुपाई करवानी है, उसने कंधार बंधार बहुत अच्छे से किया, फिट हो गया। आप जब ये धान लगाते हैं, इसका बीज याद करिए। कभी किसान नहीं सोचता कि मैं इसको ऐसे बोऊंगा ताकि उसका वो अंकुर रहे ना, ऊपर रहे, उसको ऊपर आना है। अभी हुआ कभी ऐसा? कब? लेकिन मैंने आज तक कोई पेड़ नहीं सुना कि जिसको आपने ऐसे बो दिया हो वो नीचे की तरफ गया हो। वो किधर से भी सड़ेगा, कुछ भी करेगा, अंकुर आएगा वो ऊपर के। वो श्रद्धा के साथ में मैं विश्वास करता हूँ। इसलिए बीज बने रहो। कभी कभी बीज होता है पैर पड़ जाता है, बेचारा अंकुर फूटा, पैर पड़ गया, फिर हो गया, लेकिन बीज की हैबिट है बीज बनना। कभी कचरे में पड़ गया तो वो बकरी खा गई, वो खड़ा हुआ और बकरी आई, उसने मुंह में ले लिया। कभी फिर उसका डंठल रह जाता है, लेकिन डंठल के साथ में धीरे धीरे फिर वो हरियाना शुरू करता है, और एक समय आ जाता है कि फिर उसमें बड़ा सा, अगर बोलते ना कि बफेलो भी उसमें वो मारे तो भी वो पेड़ हिलता है लेकिन उखड़ता नहीं है। तो बीज बनते रहो। तो मुझे लग रहा है कि अपना चाहे सिनेमा हो, चाहे खेल हो, चाहे कोई भी हो, आनंद भी आएगा और आपको काम करने में भी मज़ा आएगा और प्रेजेंस भी रहेगी। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਯਾਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾर्ट बने? देखिए, मैं ना पंजाबी सिनेमा को हिंजाबी सिनेमा हमेशा सोचता हूँ। हिंजाबी। अच्छा, वो क्यों? तो बाहर जाते हैं क्योंकि अपन पंजाब है ना, मैं प्राउड जब बाहर फील करते हैं कि पंजाब का जो म्यूज़िक है ना, वो विश्व के जो पावरफुल म्यूज़िक प्रेजेंटेशंस हैं जी, जिसमें पंजाब अकेला टक्कर देता है बाहर वाले, चाहे साउथ अफ्रीकन म्यूज़िक हो या आपने देखो जितने रैप हो, जितने भी अलग अलग तरीके के, तो एक तो पंजाब की हर गली में एक बढ़िया सा म्यूज़िक रहता है जी। म्यूज़िक जहाँ अच्छा होता है वहाँ पे लाइफ को बहुत बिंदास तरीके जीते हैं। वैसे भी हम लोग सोचते हैं कि हमारा देश जो है, अगर हमारा शरीर है तो पंजाब ने हमेशा छाती का काम किया है। और पंजाब से मेरा आज से जुड़ाव नहीं है। मेरा जो एरिया है जहाँ मेरा जन्म हुआ वो तराई क्षेत्र बोला जाता है, रोहेलखंड। और हमारे यहाँ कोई भी शादी फंक्शन हो तो बोलते हैं ना कि 100 धोतियाँ वहाँ मिलेंगी, तो 100 दाढ़ियाँ वहाँ मिलेंगी, तो 100 पगड़ियाँ वहाँ मिलेंगी। मेरा सवाल ये सी कि इस फिल्म दे नाल किद्दां जुड़े, मेरे काले रंग दा यार दे नाल? बड़ा कमाल का संयोग कि सुखी पाजी हम लोग बोलते हैं, सुखविंदर जी उनका नाम है, बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं। और उनके साथ में 97 से, क्योंकि पंकज कपूर साहब के साथ जो वो जुड़े थे, और हम लोग पंकज कपूर जी ने हमें पढ़ाया भी है, और हमने उनके साथ में जाके जब हम लोग मुंबई पहुँचे तो हमने उनके साथ में काम भी किया है। और वहीं पे सुखी जी मिले थे, और सुखी जी से हमारी दोस्ती पिछले 25 साल। अचानक उनका फ़ोन आ गया कि एक फ़िल्म है और उसमें आपको काम करना है, और वो पहले फ़िल्म समझ लो, बढ़िया यूनिट है, अच्छे लोग हैं, और उनको जो है शूट करना है आपके साथ। तो फिर हरजोत का उन्होंने नाम दिया, तो मैं हरजोत भूल गया
तो मैंने उसमें लिखा सुखी भाईज फ्रेंड डायरेक्टर। और फिर ये कहानी शुरू हुई, फिर प्रॉपर फिल्म सुनी, फिर हमारी अर्जुन से बात हुई, सुखी पाजिस, और प्रॉपर ये फिल्म दिलवाने के लिए, और फिर हम सुरेंद्र राइटर से मिले। सुरेंद्र से भी वो हमारे कुछ लिंकअप हैं, क्योंकि उसने भी बॉलीवुड में बहुत अच्छे कुछ काम किए हैं, उन कामों को मैं जानता, तो बहुत अच्छी ट्यूनिंग बन गई एक राइटर के साथ भी, और बड़ा मज़ा आने लगा। और मैं थैंक यू बोलूँगा सुखी जी को कि दोस्त तो थे, लेकिन अच्छे काम का भी ब्रिज वो बनने में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। लव यू ऑल, लव यू सुखी भाई। इस फिल्म ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਾਮਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੀਰੀਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਪਤਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਰਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ करना ਪੈਂਦਾ है? ये अभी क्योंकि सब कुछ मोबाइल में आ गया है, ये फिल्म का मीनिंग ही है। जैसे एक फिल्म मैंने की थी, मैं मेरी पत्नी और वो, फिल्म वॉज इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ ए कॉमन मैन, कि छोटा हस्बैंड लंबी वाइफ, उसको कॉम्प्लेक्स है एक जीवन में। जैसे 9 रस होते हैं ना नेहा, तो 9 नहीं 36 इमोशन होते हैं, 9 चौक 36, हर रस के 4 डायमेंशन होते हैं। 36 इमोशन में मतलब आपको सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीने में आपको लगता है कि आपको अहंकार है, और आपको लगता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपकी प्रॉब्लम है, मामला गड़बड़ है। कि अब वो फिल्म बनाने का मतलब ये था कि जब वो फिल्म रिलीज हुई तो हमसे एक पत्रकार ने पूछा कि ये आपकी रियल स्टोरी है? तो मैंने कहा कि अगर रियल स्टोरी तो होती तो इसका नाम होता राजपाल की पत्नी और वो। हमने कहा रियल स्टोरी नहीं, लेकिन इस देश दुनिया में लाखों करोड़ों राजपाल घूम रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे नाम मिला, मुझे काम मिला, मुझे हुनर मिला, ब्लेसिंग मिली, लेकिन अगर राजपाल यादव नहीं होता तो आई थिंक एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का पुतला होता। तो जो लोग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आते हैं तो उससे 2 चीज़ें मिलती हैं कि एक तो उसको ये मीनिंग ये है कि जो तुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ये तुझे नहीं रखना चाहिए। तो इसकी वजह से देश में जिन लोगों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो उनको भी नहीं होना चाहिए। मैंने आपको उन्हीं चीज़ों में कि हु विल डिसाइड कि ये अच्छा कलर, ये बुरा कलर, ये अच्छा कपड़ा, ये बुरा कपड़ा, ये अच्छे कान हैं, ये बुरे कान हैं, कौन डिसाइड करेगा? कोई नहीं। जो ऊपर वाले ने हमको जन्म दिया है, नेहा इस देश की दुनिया की सुंदर नारी शक्ति है, मुझे प्राउड फील है। कौन ये कैसे डिसाइड करेगा कि नेहा सुंदर नहीं है या राजपाल यादव सुंदर नहीं है? फिल्म का मकसद ही है। अभी हमारी दूसरी फिल्म बन रही है, मैं मेरी पत्नी और ये, वो भी एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली फिल्म है। तो मुझे जब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दवाई के काम करने वाली कोई फिल्म मिलती है तो मैं उसका हिस्सा होने में मतलब बहुत प्राउड फील करता हूँ। राजपाल जो रोल कर रहे हैं, ऐसे लोग हर परिवार में होते हैं। मोरल सपोर्ट देना कितना है उसका पता नहीं, उसके कलर को लेके बोलना, उसको जो उसकी कमी उसको दिखती है कि तो उसको तुरंत उसी नाम से मतलब ताकि उसको बैठ जाए कि वो आदमी ऐसा है। लाइक हंगामा हमारा, कि एक आदमी बैठा बेचारा सीधा साधा आया, उसको जो देखता है वो बोलता है ये पागल है, तो धीरे धीरे उसको लगने लगता है मैं पागल हूँ, फिर वो पागलपन पे उतर आता है। देश के लिए यही कि कभी भी जो चीज़ आपने बनाई नहीं है, जो आपने डिज़ाइन नहीं की है, जज नहीं कर सकते। आप जज मत करो, क्योंकि कैसे जज करेंगे? 6.5 फीट के मैकग्रा
और हमारी इंडिया के तेंदुलकर, और 6.5 फीट का आदमी उस तेंदुलकर को अगर बॉलिंग कर रहा है और तेंदुलकर उसकी बॉल को अगर बाउंड्री पहुंचा रहे हैं, कैसे डिज़ाइन करोगे हाइट किसकी बड़ी है? मेरा सिर्फ ये है कि मैं कोई भी मीनिंगफुल मनोरंजन में जुड़ने का मौका मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। काले रंग दा यार पक्का एक मीनिंगफुल मनोरंजन है, और मैं बहुत पूरी यूनिट को बहुत बधाई दूंगा, हरजोत से लेके हमारे जो हरसिमरन से लेके, कि इन्होंने कलर कॉम्प्लेक्स को लेके एक जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है उसको इन्होंने मुद्दा बना के, और आई होप कि वर्ल्ड को ये फिल्म पसंद आएगी, और ये फिल्म देखने के बाद में कोई ये नहीं भूलेगा कि मेरा यार या मेरा यार ऐसा है, या मेरा भाई ऐसा है, या मेरी बेटी ऐसी है, या मेरा बेटा ऐसा है। नहीं, जैसा है परमात्मा का दिया हुआ वरदान है और वो अच्छा ही है, एक्सेप्ट करना चाहिए। यस, और वही फिल्म जब हमें हरजोत ने ये बताया कि पाजी ये इस तरीके की फिल्म है, तो मैंने कहा कि मैं, बोले तुसी गुजराती हो, तो मैंने कहा मैंने पंजाबी समझ में आंदी है, अगर आप थोड़ी मेहनत करो मैं बोल भी पाऊंगा। तो बोले नहीं वो अपन अगली फिल्म बोलेंगे, लेकिन आप इसमें गुजराती, क्योंकि बाहर सब सर्व समाज होता है ना हम लोगों का। तो मैं दुनिया के सामने मेरे काले रंग दा यार जो है, शायद सब लोग देखेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा कि कभी भी किसी के कलर को लेके मजाक नहीं, पूरी फिल्म में मैं मजाक बनाता हूँ। और ऐसे लोग अपने समाज में 70% लोग हैं जो अपने घर में ही अपने बच्चों का एक अजीब सा नाम दे देते हैं, और उसमें कोई बच्ची जाएगी अगर उसका मतलब कलर जो है हमारे घर में, हमारे रिश्तेदारों में, अब उसका थोड़ा सा अपने यहाँ का श्यामल कलर है, अब उसको मेरी बहन उसको कल्लो इधर आ, ये कल्लो इधर आ। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये कौन है, तो उसको तो अच्छा दुनिया का बेस्ट कलर है ब्लैक, क्योंकि सारे कलर को जो अपने अंदर समा ले, एब्जॉर्ब कर ले, वो अलग अलग टेक्सचर का ब्लैक है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को कार लेते हैं तो मुझे ये कलर चाहिए, वाइट कलर चाहिए, ब्लैक कलर चाहिए। आदमी अगर थोड़ा सा डार्किश हो तो वो मजाक का पात्र नहीं है। ये फिल्म उन चीज़ों को दर्शाती है। तो लगता है नज़रिया बदलेगा लोग का? बिल्कुल बदलना ही चाहिए, बिकॉज 2025 एवरीबडी नोज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज एक्सपोज्ड। 100% बच्चे बूढ़े नौजवान को अब 2025 के बाद में, क्योंकि 25 साल पहले का समय बदल चुका है, चिट्ठी पत्री अब नहीं जाती हैं, अब सीधे वीडियो कॉल लगते हैं, फेसबुक है, फिर ईमेल चालू है, इंटरनेट चालू है, आपके वीडियो, आप अपने घर में वीडियो बना के पूरी दुनिया को जब सब कुछ एक्सपोज्ड है तो फिर ये 100 साल की परंपरा क्यों ढो रहे हो? क्यों? आप जो आपको वरदान के में मिला, विश्वास करिए, आप ऊपर वाले पे शंका मत करिए, आप दुनिया के हैंडसम, खूबसूरत, या आप ब्यूटीफुल, या आप मिशनरी विजनरी इंसान में आदमी या औरत हैं। और नहीं तो फिर ऐसे उदाहरण उठा दो कि जिनकी मजाक बनाते हो और उन्होंने आपको एक बार नहीं 10 बार गंभीरता पेश करके और आपको फेल किया है कि कुछ नहीं होता, जो बाहरी नाम होता है वो कुछ नहीं होता है, जो अंदर का काम होता है वही सुकून होता है, वही नाम होता है, वही हाइट होती है, वही फाइट होती है, और वही मिशन होता है, वही विज़न होता है, और आपका कर्म ही आपको सुंदर बनाता है। बाकी तो फिर सब नाम हैं। आप अपना कॉम्प्लेक्स दूसरों पे डालते रहिए और उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में करते रहिए। और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का उल्टा क्या होता है? सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। गलतफहमी पालो सब लोग, वी आर द बेस्ट,
मैं तो बचपन से मान के बैठा हुआ आई एम दी बेस्ट। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਲਈ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਐਕਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? मुझे लगता है कि सबसे पहली मदद हमारे परिवार से, हमारे जहाँ हमने जन्म लिया, उससे बड़ी मदद, उससे बड़ा सपोर्ट क्या हो सकता है। फिर तो जो जीवन की राह में मिले वो सब राहगीर हैं, और बड़े कमाल कमाल के राहगीर मिले। उम्मीदें रखनी चाहिए राहगीरा तो? राहगीरा तो उम्मीद रखना चाहिए, राह पे ईश्वर पे भरोसा करना चाहिए। कोई भी आदमी आपका राहगीर बन सकता है और हर कोने पे आपके लिए चमत्कृत सपोर्ट कर सकता है, लेकिन राह तो ऊपर वाला है, वही राह दिखाता है। राहगीर बहुत मिले बड़े कमाल, कभी टीचर के रूप में, कभी मित्र के रूप में, कभी रूममेट के रूप में, कभी को एक्टर के रूप में, कभी दिग्दर्शक के रूप में, कभी अलग अलग जो मिले, उन्होंने हमेशा अच्छी राह दिखाने की कोशिश की, सपोर्टिव से। और जो तो आज उन सब की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और अगर हिम्मत वाली बात करूँगा तो राम गोपाल वर्मा साहब ने मुझे देखा और मेरा एक सीन देखा था शूल में, और उन्होंने मुझे कहा कि आप मिलना मुझे। और मैं उनके दूसरे एक फिल्म चल रही थी मस्त, उर्मिला मातोंडकर जी थी, आफ्ताब की पहली फिल्म थी, उन्होंने मुझे उसमें बुलाया। 4-5 क्लोजअप का कुछ है मेरा काम और एक गाना, उन्होंने मुझे रिकग्नाइज़ भी नहीं किया क्योंकि मेरी उसमें दाढ़ी उड़ी सब बन चुकी थी और मैं उसमें कुली के रोल में था। फिर मेरे जो रमेश खाटकर जी हैं उन्होंने बताया कि यही वो लड़का है जिसने वो कुली प्ले किया है। अगेन उन्होंने मतलब जब शूल देख रहे थे उसका कि क्योंकि प्रोड्यूसर रामू जी थे, तो उन्होंने देखा तो बोले यही लड़का तो आपके साथ कर रहा है अभी। दूसरे दिन आए उन्होंने, बहुत अच्छे, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। और जंगल अनाउंस हुई, और जंगल से मैंने नहीं सोचा था कि मुझे जंगल में विलेन का रोल मिलेगा। हिंचमैन, फर्स्ट टाइम इन दिस कंट्री जिसको मेन विलेन की कैटेगरी में रख के, और उसको अवार्ड से भी और मुझे पता नहीं था कि अगले साल ये इस साल की फिल्म है, एक फिल्म कहो ना प्यार है रिलीज़ होगी, जिसमें पूरे दुनिया के सब बच्चे बच्चियां मतलब गानों से लेके और ऋतिक जो है वो बेस्ट एक्टर होंगे, और सेम मंच पे हम बेस्ट नेगेटिव एक्टर होंगे, और हम लोग एक साथ एक सेरेमनी शेयर करेंगे। तो मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें सपोर्ट ना मिला हो। मैं सारे अपने प्रोड्यूसर्स, सारे डायरेक्टर्स और जितने भी प्रोडक्शन के, जितने भी चाहे बैकग्राउंड के हैं चाहे फोरग्राउंड के, जिन जिन जहाँ में आशीर्वाद भी दिया, 100% मैं उनका आशीर्वाद मानता हूँ, तभी तो मैं यहाँ पे हूँ। और मैं 100 जन्म भी लूँ तो अपने भारतीय सिनेमा में ही जन्म लेना चाहता हूँ। जितना मेरा वजन है उतना मेरे को सपोर्ट मिला पूरे देश से, पूरी इंडस्ट्री से। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਇਲੋਗ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਂਟਰਟੇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? नहीं, बहुत सारे हैं, सब वो डायलॉग हैं जो मतलब अलग अलग कैरेक्टरों के खूब बच्चे बच्चियाँ और मतलब सब बच्चे, मतलब हर तरीके के लोग एंजॉय करते हैं, हर एज के लोग एंजॉय करते हैं। और मुझे जो भी डायलॉग अपर द बेल्ट मिल जाता है, मैं उसको पूरी ईमानदारी से कोशिश करता हूँ कि वो हर बच्चे का डायलॉग मिल जाए, हर बच्चे का डायलॉग बन जाए। लेकिन एक डायलॉग ने बहुत ज़्यादा, डायलॉग तो 50 जिन्होंने बहुत सम्मान दिलवाया, लेकिन अगर एक डायलॉग चुनना पड़े जिसने उसने हंगामा मचाया, अगर मैं जंगल से एक्टर के रूप में इस्टेब्लिश हुआ,
विलन के रूप में एस्टेब्लिश हुआ, प्यार तूने क्या किया में कॉमेडियन के रूप में एस्टेब्लिश हुआ, तो मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ उससे मेन एक्टर के रूप में एस्टेब्लिश हुआ। तो विश्वास करिए पूरे देश में दुनिया में हंगामा करने के लिए एक डायलॉग मिला था, मारो मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर के घंटा कोई भी आके बजा जाता है। अब ये वो उस समय इस डायलॉग ने हमारा धन दौलत शोहरत का डंका मंदिर के घंटे ने पूरे विश्व में बजाया, जो शायद सबको याद है। मैं हर राइटर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे बहुत मिला है। मैं आज पंजाब में बैठा हूँ, आप लोगों के बीच में बैठा हूँ। मैं अभी ये अपनी मतलब इस जिसमें थोड़ी हिंदी हो, इंग्लिश हो, पंजाबी, तो हिंजाबी बोलते हैं हमेशा कि हिंजाबी फिल्म है। और मुझे लग रहा है कि मैं इसमें 25 सालों से काम कर रहा हूँ। जितने हमारे सिंगर भाई मिल रहे हैं, जितने एक्टर भाई मिल रहे हैं, जितने डायरेक्टर भाई, जो भी यूनिट मिल रही है, मुझे बहुत प्यार मिल रहा है और मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पंजाब खूब फले, खूब आगे बढ़े और पंजाब हमेशा हर बुरी नीयत से पंजाब हमेशा बचे और पंजाब जो है अपना देश का सिरमौर है, वो हमेशा सिरमौर रहे। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲੰਬੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੋਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਵਿਅਰਸ ਕੱਲ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ, ਐਂਟਰਟੇਨ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू साडा पंजाब, थैंक यू सो मच। और थैंक यू हमारी पूरी टीम एंड हमारे प्रोड्यूसर एंड हरजोत, ऑफ कोर्स डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है, जिन्होंने मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनाया। और फिर जो है धीरे धीरे पूरी पंजाब की इंडस्ट्री का जिस तरीके से प्यार मिल रहा है, और मैं बहुत बहुत ही खुश हूँ। और बस यही बोलूँगा कि फिर आऊँगा, फिर काम करूँगा। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਹੋ, सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ बोलते हैं कि जो बोले सो निहाल, ਸਤਿ सत श्री अकाल ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਇਲੌਗਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਬੋਲਣ, ਹਾਂ ਬਟ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ YouTube ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਸ਼ਾਰ ਕਪੂਰ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀਗਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ कौन सा ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਸੀਂ हाँ सबसे इजी चीज ऐसी कौन सी है जो मतलब आराम से, अच्छा वो ढोल वाला डायलॉग था। हाँ तो ਚੁੱਪ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਇਲੌਗਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗਸ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਡਾਊਨ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੱਸਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਲੌਗਸ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਂਟਰਟੇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। हाँ तो बोलते हैं कि कितने जा रहे हो तुसी, पंजाब जा रहे हो, साढ़े पंजाब जा रहे हो, आए हाय तड़प ही ऐसी है, पंजाब की भूमि ही ऐसी है, आई लव साड़ा पंजाब। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।